हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम लोग हेलो एल्केन की, जो कि लेक्चर नंबर 6 के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हेलो एल्केन होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। तो देखिएगा, इसकी जो फिजिकल जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंड नंबर रिएक्शन जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, और जो थर्ड नंबर पर रिएक्शन बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे जो हेलो एल्केन है उनकी रिएक्शन विद मेटल के साथ। तो इस तरह से देखेंगे, लेकिन यहां पर आज जो बात करने वाले हैं वह सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर सबसे पहले रिएक्शन की बात करने वाले हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनकी। देखिएगा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इस तरह से, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को SN रिएक्शन भी कहा जाता है। बात करें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की, अगर इस तरह से अगर एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड का कोई अदर जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, तब उस कंडीशन में यह जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह एल्किल हैलाइड के जो इस न्यूक्लियोफिल के कंपेयर में जिनकी इलेक्ट्रॉनिक यहां पर जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है उनको जो कि सब्स्टिट्यूट कर देगा। तब इस कंडीशन में यहां से X बाहर निकल जाएगा, और जो Nu है, न्यूक्लियोफिल है या न्यूक्लियोफाइल है, वह इस एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोजन को जो कि प्रतिस्थापित करके वह उनके जगह में चले जाता है। तब यहां से जो X बाहर निकला हुआ है, इस X को जो कि लिविंग ग्रुप Lg कहा जाता है, और इस तरह से जो कंपाउंड बना है इसे जो कि प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है अगर देखा जाए तो इस तरह से जो एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन है उसके कंपेयर में जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक हो या जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, उनके साथ सब्स्टिट्यूट होने से जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को जो कि NS रिएक्शन कहा जाता है। बात कर ले यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर इस न्यूक्लियोफिलिक पर जो न्यूक्लियोफाइल है उनके बारे में। देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल होता है क्या करता है कि अगर दो तरह से न्यूक्लियोफाइल है, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक है वीक न्यूक्लियोफाइल। तो सपोज इस तरह से देखे, यह वीक न्यूक्लियोफाइल है और यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तब यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि इस वीक न्यूक्लियोफाइल को अगर इनके साथ जुड़ेगा, उस कंडीशन में इस जो वीक न्यूक्लियोफाइल है इस वीक न्यूक्लियोफाइल को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यह जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वह उनकी जगह में खुद सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तब इस तरह से जो रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और इस पे होता क्या है, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल को जो कि सब्स्टिट्यूट करता है। बात करें यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल कब होगा, जैसे कि एग्जांपल बात करें, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पर अगर कोई चार्ज हो तब देखे, पहले देख ले, चार्ज न देखने के बजाय पहले इस तरह से देखे आखिर न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसे Nu माइनस चार्ज से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इस तरह से है, जो कोई एक मॉलिक्यूल्स है या एटम है या ग्रुप है, उस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की जो कि ले लिया है उसके वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह बढ़ जाता है, यानी कि इसे जो कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तब इस तरह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे जो कि न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब देखिए, इस न्यूक्लियोफाइल में कब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और कब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। सबसे पहले अगर बात कर ले, इस तरह से अगर चार्ज हो तब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पर जो कि
चार्ज की बात करें तो वहां पास निगेटिव चार्ज आएगा, और एक होगा जो कि न्यूट्रल होगा, और इस तरह से निगेटिव चार्ज होगा उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से अधिक होगा। देखिए इसकी एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं, अगर जो CH4 है और लिया जाए यहां पास NH3 है और ले ले यहां पास H2O है और इसके अलावा जो कि HF है, इस पर होगा इस तरह से, अगर इसमें यह एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, अब हाइड्रोजन डोनेट करेगा उस कंडीशन पर क्या है, जो हाइड्रोजन प्लस चार्ज बाहर निकल गए हैं और यहां पास जो कि इस तरह से मिथाइल ग्रुप माइनस चार्ज है या इस तरह से बच जाता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करते हैं। वैसे ही इसकी बात की जाए तो यहां पास एक हाइड्रोजन एटम डोनेट कर दिया, और हाइड्रोजन एटम डोनेट करने से होता क्या है, यह लुईस बेस की तरह बिहेवियर करता है, और किसी भी एटम पर अगर लुईस बेस हो, उस लुईस बेस की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वह अधिक होता है। तो यहां पास क्या होगा, इनकी माइनस चार्ज इस जगह पर आ जाएगा। वैसे ही H2O में जब हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट करके लुईस बेस बना ले, हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट करके जब लुईस बेस बना ले, तब यहां पास ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लग जाता है। यहां से और हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट कर दे, उस कंडीशन पर F पर जो कि माइनस चार्ज लग जाता है। अब देखिए इन दोनों में अगर कंपेयर करें, इन दोनों के साथ इनका कंपेयर, इन दोनों से इनका कंपेयर इनके साथ और इनका कंपेयर इनके साथ करें, तब होगा क्या, जिस पर जो कि निगेटिव चार्ज होगा, इसे इस तरह से देख ले ट्रिकले बेस पर, जिसकी निगेटिव चार्ज होगा उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो अधिक होता है। वैसे ही जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर ले, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा उस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वह भी इंक्रीज होता है, वह भी अधिक होता है। जैसे कि इन दोनों में बात करें, इस कार्बन की बात कर ले तो इस कार्बन पे जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें बात किया जाए तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है उस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात किया जाए हाइड्रोक्साइड में, तो इस हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन है उस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्लोराइड आयन पर जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 4 बार है। तब देखिए इस चीज को तो बोल दिए कि यहां पास इसकी जो इन दोनों में कंपेयर किए या इन दोनों में कंपेयर किए, तब यहां पास बोल दिए जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होता है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी है या इन तरह से इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो यहां पास जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होता है वह उस एटम को जो कि रिप्लेस करता है या उस एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। बात करें इन तरह से, अगर इनकी कंपेयर करें CH3 माइनस आयन, NH2 माइनस आयन, OH माइनस आयन और इस तरह से फ्लोराइड माइनस आयन की कंपेयर करें तो ये किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। तो यहां पास बताए जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर अधिक होगा उस कंडीशन में उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह डिक्रीज होगा। तब होगा क्या, इस कार्बन पर देखा जाए तो इन नाइट्रोजन के कंपेयर में और इन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के कंपेयर में और यह ऑक्सीजन फ्लोराइड के कंपेयर में जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां से बढ़ते जा रहा है तब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह जो कि कम होते जा रहे हैं। तब यहां पास इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इस तरह से है। वैसे इनकी भी बात करें तो इनको भी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी तरह से है, और इन दोनों की कंपेयर आपस में करें तो जिस पर चार्ज है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कि बढ़ते जाता है। वैसे ही अगर बात कर ले, अगर फ्लोराइड आयंस है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है और इस तरह से फ्लोराइड आयोडाइड आयंस है, तब इनमें किसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह अधिक है। देखिए इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कि बहुत अधिक है और इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह कम है, और हमें पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से उनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह कम होता है,
तब इस कंडीशन में यहां पास जो आयोडाइड है वह क्लोरीन ब्रोमाइड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल होता है। फर्स्ट नंबर यहां पास रिएक्शन की बात करते हैं। यहां से जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है उस हाइड्रोक्साइड ग्रुप द्वारा हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पास इस तरह से हमको तीन तरह से रिएक्शन मिलेगा। अगर इस तरह से जो RH ग्रुप है और इस RH ग्रुप का अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाए, लेकिन यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म पर होगा, वैसे ही अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कराया जाए, लेकिन यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कोहलिक फॉर्म पर होगा, और एक और कंडीशन जब इस तरह से जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड को जो कि उबलते हुए जल के साथ डाला जाए, तब अगर एल्किल हैलाइड जो कि या हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय माध्यम पर डाला जाए, उस कंडीशन पर यहां से जो कंपाउंड है वह एल्कोहल बनाता है। और अगर इस हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया जाए, उस कंडीशन पर यह जो कि इस तरह से एल्कीन बनाता है। और वैसे ही इस हेलो एल्केन को सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो कि उबलते हुए जल के साथ डाला जाए, उस कंडीशन में जो कंपाउंड फिर से इसी तरह से एल्कोहल बनाता है। बात करते हैं इन दोनों की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन और यहां पर उबलते हुए हाइड्रोक्साइड की। तो इन दोनों का कंपेयर जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के बेस पर यह बड़ा ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। देखिएगा कि यहां पर क्वेश्चन इस तरह से अगर उठ करे कि क्या कारण है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन पर जो कि एल्कोहल देता है, और वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कोहलिक मीडियम पर जो कि एल्किन देता है। तो इनकी अगर आंसर की बात करें इस तरह से, जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन की एग्जांपल की बात कर ले, इस तरह से CH3 CH2 और यहां पास जो Cl की बात कर ले, अगर इनका रिएक्शन जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यहां पास जलीय माध्यम पर करा रहे हैं, तब होगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर कराने से यहां पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि ध्रुवीय अधिक होता है, और ध्रुवीय अधिक होने की वजह से इनकी जो जल वियोजन है, इस तरह से जल वियोजन, वह जल वियोजन जो कि अधिक होता है, और जल वियोजन अधिक होने की वजह से यहां से जो पोटेशियम है वह जो प्लस चार्ज है, और इस जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन में जो कि क्लोराइड माइनस आयन है, और यहां पास यहां से जो कार्बन है वह प्लस चार्ज है। तो यहां से जो पोटेशियम प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज है, तो यहां से जो पोटेशियम है जल वियोजन होने की वजह से इस तरह से जो पोटेशियम क्लोराइड को बाहर निकाल देता है, और यहां पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 और OH, यानी कि यह प्रोडक्ट जो कि एल्कोहल बना लेता है, और इससे जो साइड प्रोडक्ट है इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इनकी नाम की बात किया जाए तो इनका नाम जो कि क्लोरोएथेन है, और इस क्लोरोएथेन का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर रिएक्शन कराने से जो कि एथेनॉल बना लेता है। वैसे ही एक और रिएक्शन बात करें इसी पर, इस तरह से CH3 CH2 और CH2 और यहां पर जो कि ब्रोमो है, इनकी नाम जो कि क्लोरोप्रोपेन है, और इस क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो कि एक्वस मीडियम पर कराए, तब यहां से पोटेशियम जो कि ब्रोमाइड को लेकर
पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकाल देता है और यहां से जो कंपाउंड बनता है वह इस तरह से CH3, CH2, CH2 और यहां पास जो कि एल्कोहल जाके जुड़ जाता है। तो इनकी रिएक्टिविटी इस तरह से बताया जा सकते हैं। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या यह फॉर्म स्टेबल है? प्रोडक्ट को तो बना लिया यहां पास जो प्रोपेनॉल है, इस तरह से प्रोपेनॉल बना लिया, लेकिन यह प्रोपेनॉल जो कि 1 डिग्री है और 1 डिग्री के कंपेयर में जो कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री के कंपेयर में जो कि 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। तब उस कंडीशन में क्या इस पर शिफ्टिंग हो सकता है? अगर बात करें इसकी शिफ्टिंग के बारे में तो देखेंगे, अगर इस CH3 को इस जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर ला दे तब क्या होगा? यहां पर CH3 यहां से जो हाइड्रोजन इनके पास चले गए और यह इनके पास चले गए, तब यहां पास जो कि CH और यहां पास फिर से CH3 और यहां पास OH जो कि 2 डिग्री एल्कोहल बना लेता है। तो हमें पता है इन दोनों में स्टेबिलिटी यहां पास 2 डिग्री एल्कोहल की है। तो इस तरह से इनकी जो यहां पास रिएक्टिविटी बताया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पास, इस तरह से जो हेलोएल्केन है, इस हेलोएल्केन का रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन पर या एल्कोहलिक माध्यम पर कराया जाए तब उस कंडीशन में जो कि एल्कीन बना लेता है। देखेंगे इनकी, अगर यहां पर बात करें CH3, CH और यहां पास और ले ले CH3 और CH2 और यहां पास अगर लिया जाए ब्रोमो, इस तरह से अगर इनकी रिएक्शन की बात करें तो इनका रिएक्शन जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही करा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह जो कि एल्कोहलिक फॉर्म पर है। अब इस तरह से एल्कोहलिक फॉर्म में होने से होगा क्या, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर एल्कोहल डाल दिया जाए उस कंडीशन में इनकी जो ध्रुवणता है, पोलराइजेशन या पोलैरिटी है, वह पोलैरिटी जो कि इंक्रीज की जगह में यहां पास डिक्रीज हो जाता है और यहां पास पोलराइजेशन जो कि डिक्रीज होता है तब इस पर जो जल वियोजन होता है वह जल वियोजन क्या हो जाता है, इस पर जो कि कमी आ जाता है और जल वियोजन की कमी आ जाने की वजह से यहां से जो ब्रोमाइड को तो निकाल लेगा, उसके अलावा यहां से एक कोई हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल लेगा। तब यहां पर कौन से हाइड्रोजन को निकालेगा, जो कि हमें पता है इस तरह से जो रिएक्शन होता है उस कंडीशन पर अल्फा और बीटा, तब यहां से बीटा हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल लेता है। तब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से होगा कि यहां से तो H यहां पास अगर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले B बाहर निकल गया ब्रोमाइड और यहां पास KBr बाहर निकल गए। अब यहां से अल्फा और बीटा, तो इस बीटा कार्बन से जो कि हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तब यह प्रोडक्ट जो कि CH3C और उसके बाद यहां पास CH3 और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और यहां पर जो कि CH2 आ गया और इन पर जो कि डबल बॉन्ड लग गया। इस तरह से 1 2 3 4, तो यहां पर यह कंपाउंड जो कि ब्यूटीन बना लेता है जिसे एल्कीन कहा जाता है। और यहां से जो प्रोडक्ट निकला इस तरह से जो साइड प्रोडक्ट या लिविंग ग्रुप निकला पोटेशियम ब्रोमाइड और इस तरह से H2O जो कि बाहर निकलता है। और अगर इस तरह से जो हेलोएल्केन है, एग्जांपल इस तरह से लिए थे, और इस हेलोएल्केन का रिएक्शन जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन पर कराए हैं जिससे जो कि एल्कीन बना है, तब यहां पास इस कंपाउंड से जो कि हाइड्रोजन और इसी कंपाउंड से जो कि हाइड्रोजन बाहर निकला है और इस तरह से हाइड्रोजन और हेलोजन जब बाहर निकलता है तब इसे जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें यहां पास, अगर इस रिएक्शन पर या इस हेलोएल्केन पर उबलते हुए जल के साथ में सिल्वर हाइड्रोक्साइड डालेंगे तब क्या होगा। इस तरह से जो C2H5 और जो Cl है, इनकी रिएक्शन जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है कब, जब जो जल है
उबलते रहेगा उस कंडीशन पर। तो उबलते हुए जल के साथ में अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाला जाए तब इस कंडीशन में जो सिल्वर है वह क्लोरीन के साथ जो कि सिल्वर क्लोराइड के रूप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और यहां से जो C2H5 है वह इस हाइड्रोक्साइड को जो कि सब्स्टिट्यूट कर देता है या इस हाइड्रोक्साइड के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तब इस तरह से जो रिएक्शन है यह रिएक्शन भी जो कि तब इस तरह से यह रिएक्शन देता है जिससे जो प्रोडक्ट है वह भी एल्कोहल बनाता है। तो इस एल्कोहल का नाम जो कि एथेनॉल है। तो फिर इस तरह से जो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जो हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन देखे गए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। यहां पास नेक्स्ट इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन पर इनकी रिएक्टिविटी देखें या इन पर इनकी रिएक्शन की बात करें, जिस टॉपिक का नाम है एल्कोसाइड द्वारा सब्स्टिट्यूशन, जिस पर एल्कोसाइड डालने से यह जो प्रोडक्ट बनता है यहां पास ईथर बनता है। तो ईथर को दो तरह से बनाया जा सकता है। अगर सबसे पहले अगर बात करें एल्कोसाइड आयंस से तो होगा क्या, इस तरह से जो एल्किल हाइलाइड है और इस एल्किल हाइलाइड का जो कि एल्कासाइड या सोडियम एल्कासाइड से रिएक्शन कराने से यहां पर जो सोडियम है प्लस आयन और हाइलाइड है वह माइनस आयन आपस में रिएक्ट करके जो कि सोडियम हाइलाइड के रूप में बाहर निकल जाता है और यहां से जो R है वह R इस एल्कासाइड के OR से जुड़कर जो कि ईथर बना लेता है। तब इस तरह से जो सोडियम एल्कासाइड के साथ ईथर बनता है हेलोएल्किन के रिएक्शन से, तब इस रिएक्शन को जो कि विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। इनकी एग्जांपल की बात करें तो इनकी एग्जांपल इस तरह से है। अगर C2H5 और इनके जगह में जो ब्रोमो है इनको ले ले और इनका रिएक्शन जो कि सोडियम और इस तरह से सोडियम एथॉक्साइड या एल्कासाइड से रिएक्शन करने, सोडियम एल्कासाइड से रिएक्शन करने से यहां पास जो सोडियम ब्रोमाइड है वह जो कि बाहर निकल जाता है और इस पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह CH2 और यहां से जो O और CH2H5 यह जो कि ईथर बना लेता है। तब इस तरह से जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। वैसे ही जो ईथर है तो ईथर को एक और तरह से बनाया जा सकता है। इस तरह से अगर जो एल्किल हाइलाइड है और इस एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन करा दिया जाए सिल्वर ऑक्साइड के उपस्थिति में, तब होगा क्या, यह सिल्वर ऑक्साइड जो सिल्वर और हाइलाइट को बाहर निकाल देगा। इस तरह से सिल्वर और जो हाइलाइट है इसे दो मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकाल देता है। तब यहां पास ROR यानी कि ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। इनकी एग्जांपल की बात करें तो इनकी एग्जांपल इस तरह से बता सकते हैं कि CH3 CH2 और यहां पर जो क्लोरो है इनकी दो मॉलिक्यूल्स जो कि 1-2 क्लोरोएथेन है, इस क्लोरोएथेन के दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो कि सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाए और यह जो सिल्वर ऑक्साइड है वह जो कि ड्राई फॉर्म में है। तब इस सिल्वर ऑक्साइड के ड्राई फॉर्म में रिएक्शन कराने से जो कि क्लोरीन का दो एटम इस सिल्वर के एटम के साथ रिएक्शन करके जो कि सिल्वर क्लोराइड का इस तरह से सिल्वर क्लोराइड जो कि दो मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देता है और यह जो CH3 CH2 और इनके साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो कि CH2 और CH3 यानी कि यह ईथर बना लेता है। तो इस तरह से एल्कासाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ ईथर देखा जा सकता है।
फॉर्मेशन ऑफ ईथर में जो एल्कासाइड है इनके साथ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तब उस रिएक्शन को, जो कि विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि साइनो ग्रुप होता है। तो इस तरह से अगर बात करें, जो साइनो ग्रुप होता है उस साइनो ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो तब क्या होगा। देखिए, अगर इस तरह से ले ले कि इस तरह से Rx है और इस Rx का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दिया जाए, तब इस पोटेशियम साइनाइड से होगा क्या, यह पोटेशियम साइनाइड में जो पोटेशियम है यह इस क्लोराइड को या इस हाइलाइट को बाहर निकाल देगा और यहां पर जो कि पोटेशियम हाइलाइट बाहर निकल जाएगा और यह आर ग्रुप जो कि इस तरह से जुड़ जाएगा। तब इस कंपाउंड को जो कि साइनाइड कहा जाता है, इनका नाम जो कि है एल्काइल साइनाइड। तो यहां पास जो साइनाइड जो बनने वाला है या एल्काइल साइनाइड बनने वाला है वह जो कि एल्काइल आइसोसाइनाइड भी बनता है। इनकी एग्जांपल की बात कर ले तो इस तरह से जो C2H5 है, इनका रिएक्शन अगर ब्रोमाइड इस तरह से C2H5Br है, इनकी रिएक्शन अगर पोटेशियम साइनाइड, और यह पोटेशियम साइनाइड जो है वह जो कि एक्वस फॉर्म पर भी होता है और एल्कोहलिक फॉर्म पर भी होता है, और दोनों फॉर्म पर जो कि ब्रोमाइड और पोटेशियम जो कि बाहर निकल जाता है, इस तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहां पास जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट जो कि C2H5 और CN यहां पास जो साइनाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। इस पर होता क्या है कि अगर बात कर ले कि जो साइनाइड ग्रुप है इस तरह से, इस साइनाइड ग्रुप में इसकी अगर रिजोनेंस की बात करें तो साइनाइड ग्रुप का रिजोनेंस इस तरह से होता है, यहां पर जो कार्बन है इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो कार्बन होता है उस कार्बन पर जो कि माइनस आयन होता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर इसकी अगर माइनस चार्ज या इनकी रिजोनेंस कर दिया जाए उस कंडीशन में यहां पास जो कार्बन और नाइट्रोजन है इसमें जो माइनस चार्ज है वह नाइट्रोजन पर भी चले जाता है। तो इस तरह से इसकी जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है, और रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने से यह जो प्रोडक्ट है चाहे तो साइनाइड से रिएक्शन कर लेता है या आइसोसाइनाइड से रिएक्शन कर लेता है। कहने की मतलब इस तरह से है, चाहे तो यह एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ यह कार्बन रिएक्शन कर ले या इस तरह से जो एल्काइल ग्रुप है उनके साथ यह नाइट्रोजन क्रिया कर ले। लेकिन अगर पोटेशियम साइनाइड की बात करें तो यहां पास जो कि कार्बन का कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर फोर्थ नंबर रिएक्शन की बात कर ले आइसोसाइनाइड टाइप, आइसोसाइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, तो होगा क्या, आइसोसाइनाइड ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो आइसोसाइनाइड है इसका रिएक्शन अगर इस तरह से जो सिल्वर साइनाइड होता है और इस सिल्वर साइनाइड के साथ करा देंगे इस तरह से रिएक्शन, एग्जांपल की बात कर ले, अगर C2H5 और जो Cl है इनकी रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के एल्कोहलिक या जो जलीय सॉल्यूशन है उस पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, यह सिल्वर जो कि इस नाइट्रोजन पर जो कि रिजोनेंस दे देगा तो इस पर माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर लग जाएगा। तब उस कंडीशन में इनकी जो प्रोडक्ट है इस तरह से बनेगा C2H5 और यहां पास NC बनेगा जिसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। और इस प्रोडक्ट का नाम जो कि एथाइल आइसोसाइनाइड है। यहां पास हो यह रहा है कि एक बार जो कार्बन पर जो माइनस चार्ज है और एक बार यहां पास जो कि नाइट्रोजन पर है, और वैसे ही अगर कोई एक न्यूक्लियोफाइल दो जगह से सब्स्टिट्यूट हो तब उस तरह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसे जो कि उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है।
तो यहाँ पास उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड देता है। जब सिल्वर के साथ हो तब आइसोसाइनाइड, और सिल्वर के अलावा पोटेशियम के साथ हो तब वहां पास जो कि साइनाइड देता है। से यहां पास 5वें नंबर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, अगर नाइट्राइल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो तब क्या हो। नाइट्राइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन या नाइट्राइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इस तरह से जो पोटेशियम नाइट्राइल है इनकी रिएक्शन कराएंगे। जो पोटेशियम नाइट्राइल होता है वह इस तरह से होता है, जो पोटेशियम है वह इस तरह से ऑक्सीजन के साथ जो कि नाइट्रोजन से होते हुए जुड़ा रहता है। तब इस पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा इस तरह से होगा, जो पोटेशियम प्लस चार्जर और यहां पास यह ऑक्सीजन माइनस चार्जर है। तब होगा क्या, अगर इस तरह से RX कंपाउंड है और इस RX का पोटेशियम नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराएंगे, उस कंडीशन पर यहां से पोटेशियम हाइलाइड जो कि बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जो एल्काइल ग्रुप है वह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जो कि एल्काइल नाइट्राइल देगा। इनकी एग्जांपल की बात करें, अगर इस तरह से C2H5 जो Br है इनका रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइल के साथ करा दिया जाए, तब होगा क्या, यह पोटेशियम नाइट्राइल पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहां से जो पोटेशियम ब्रोमाइड निकलने के बाद जो C2H5 एथेन है वह इस नाइट्राइल के ऑक्सीजन और इस तरह से NO के साथ रिएक्शन करके यह जो कि नाइट्राइल या एथाइल नाइट्राइल बना लेता है। वैसे ही अगर बात किया जाए यहां पर 6 नंबर रिएक्शन की, अगर इस तरह से नाइट्रो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो तब क्या होगा। देखिए, इसके पहले भी हमने देखे हैं कि इस तरह से जो पोटेशियम साइनाइड था और जो सिल्वर साइनाइड है, इस पर अगर पोटेशियम जुड़ा रहता है उस कंडीशन पर इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है और यहां पास सिल्वर के लगने से जो कि नाइट्रोजन पर न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। वैसे ही अगर इस तरह से जो पोटेशियम के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो या नाइट्राइल ग्रुप हो तब यहां पास जो ऑक्सीजन के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगा और यही कंपाउंड अगर सिल्वर नाइट्रो के साथ इस तरह से हो तब इस कंडीशन पर इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वह नाइट्रोजन पर आ जाता है। तो नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहां पर सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इस तरह से कराएंगे, एग्जांपल देखें, जो CH3 CH2 और यहां पर जो Br है इनकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराने से यह जो सिल्वर है वह इस एल्किल हाइलाइड के ब्रोमाइड को बाहर निकाल देगा और इस तरह से जो सिल्वर ब्रोमाइड है वह बाहर निकल जाता है और उसके बाद इस तरह से जो CH3 CH2 और यहां पास NO जो कि नाइट्रो कंपाउंड का प्रोडक्ट बना लेता है। इस नाइट्रो कंपाउंड की जो नाम है वह है नाइट्रो एथेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पास 7वें नंबर पर बात करें, यहां पास जो एल्काइल हाइलाइड है उसका जो हाइलाइड द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए होगा क्या, इस तरह से अगर एल्काइल हाइलाइड है और इस एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन इस तरह से सोडियम हाइलाइड है और इस सोडियम हाइलाइड की बात करें तो सोडियम आयोडाइड है, तब इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहां पास R जो है इस आयोडीन को अपनी जगह में ले लेगा और यहां से X को जो कि बाहर निकाल देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तब यहां पास जो प्रोडक्ट बनेगा वह एल्काइल हाइलाइड ही बनेगा, लेकिन यहां पास जो सोडियम हाइलाइड है यह बाहर निकल जाएगा और इस X के जगह में जो कि क्लोरो और ब्रोमो लिया जा सकता है। होगा क्या कि जो क्लोरो ब्रोमो आइडो वाला इस तरह से जो फॉर्म है, आइडो है, ब्रोमो है और यहां पास क्लोरो है, इनमें अगर
निक्लोफिलिसिटी की बात किया जाए तो यहां पास स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल आइडो है और वीक निक्लोफाइल जो कि क्लोरो है। तो इस वीक इलेक्ट्रोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल से अगर किया जाए इस तरह से, जो C2CH3 CH2 और यहां पास एक से की जगह अगर क्लोरो ले लूं और यहां पास सोडियम आयोडाइड ले लूं, उस कंडीशन पे इन दोनों का रिएक्शन करने से जो सोडियम क्लोराइड है वह बाहर निकल जाएगा और यहां पर जो CH3 CH2 और उस ब्रोमो की जगह या क्लोरो की जगह में जो कि आइडो आके जुड़ जाता है, जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रांग होता है। तब इस तरह से जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जो कि फ्रेंकेल स्टीन रिएक्शन कहा जाता है। वैसे ही एक और रिएक्शन की बात कर ले इस तरह से, 8वें नंबर पॉइंट की बात करें, यहां पास तो हाइलाइट का सब्स्टिट्यूशन देखें और यहां पास देखते हैं अगर एमीन द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो तब क्या होगा। देखिए एमीन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, एमीन मतलब यहां पास अगर इस तरह से RH है और इस RH का NH3 के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, जिसे इस तरह से भी लिख सकते हैं HN2 लिख दे, तब यहां पास हाइड्रोजन जो कि प्लस आयन और NH2 माइनस आयन, यहां पास X प्लस माइनस आयन और R जो कि प्लस आयन, तब ये प्लस आयन इस माइनस आयन के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तब यहां पास जो कि H बाहर निकल जाता है और यहां पास जो R एटम है इस एमीन के साथ जुड़कर जो कि एमीन देता है। तो इस तरह से जो प्राथमिक एमीन देता है, वैसे ही यह जो प्राथमिक एमीन या इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करके जो कि चतुर्थक कंपाउंड तक रिएक्शन करता है, तब इसे जो कि हाफमैन मेथड कहा जाता है। और इस हाफमैन मेथड को इस तरह से समझे एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल अगर C2H5 है और यहां पर जो Br है, इनका रिएक्शन इस तरह से अमोनिया के साथ करा दिया जाए, तब यहां से जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहां से बाहर निकाल देगा, इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और यहां पर जो कंपाउंड है वह CH2H5 और NH2 देता है, जिसे प्राथमिक एमीन कहा जाता है। और इस तरह से जो प्राथमिक एमीन बना है C2H5 और NH2, इनकी रिएक्शन अगर फिर से जो एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से फिर से Br जो कि HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, तब यहां से जो C2H5 है इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन इसके साथ जुड़कर जो कि C2H5 का डबल मॉलिक्यूल्स हो जाता है और यहां से जो एक हाइड्रोजन है वह सब्स्टिट्यूट हो जाता है ब्रोमाइड के साथ। तब इस तरह से जो एटम बनता है या कंपाउंड बनता है उसे जो कि द्वितीयक एमीन कहा जाता है। और इस तरह से जो द्वितीयक एमीन है, इस द्वितीयक एमीन का रिएक्शन फिर से जो एल्काइल ब्रोमाइड लिए हैं इस तरह से C2H5Br, इनके साथ रिएक्शन कराने से फिर से यह हाइड्रोजन यहां से Br जो कि HBr के रूप में फिर से बाहर निकल जाता है, तब यह C2H5 इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कि C2H5 जो कि 3 मॉलिक्यूल्स हो जाता है, तब इसे जो कि तृतीयक एमीन कहा जाता है। और यह तृतीयक एमीन जो कि फिर से रिएक्शन कर लेता है यहां पर C2H5Br के साथ, C2H5 जो कि 3 मॉलिक्यूल्स है या नाइट्रोजन वाला एटम, इनके साथ फिर से रिएक्शन कर लेता है C2H5 जो Br है। तब होता क्या है, यह कंप्लीट एडिशन रिएक्शन दे देता है, यह प्रोडक्ट बना लेता है C2H5 जो कि 4 मॉलिक्यूल्स, और यहां पास इस नाइट्रोजन पर जो कि प्लस चार्ज आ जा चुका है और यहां पर जो ब्रोमाइड है उस पर माइनस आयन आ जाता है, तब इस तरह से इसे जो कि चतुर्थ यौगिक कहा जाता है। इस तरह से अगर अमोनिया का रिएक्शन एल्काइल हाइलाइड कराने से जो कि 1 से लेकर 4 तक का यौगिक देता है,
तब उसे जो कि हाफमैन मेथड कहा जाता है। चलिए यहां पास इस तरह से इसके एक्सप्लेनेशन किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।